अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। पिछले लेक्चर में हमने दो इंटरैक्टिविटी के मॉडल पढ़े थे, इंटरेक्शन के मॉडल कि इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, उनके कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। उनमें एक अबाउट एंड बिल फ्रेमवर्क था, दूसरा आपके पास डोनाल्ड नॉर्मन मॉडल था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स का। एर्गोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स कहते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरफेसेस। क्या मतलब कि हमारा जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं उसके फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसके एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सी, हम कहते हैं कि हमारे पास ये फ़ैन का जो बटन होता है, ठीक है, कोई भी बटन जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस के लिए यूज़ होते हैं, तो जब हम उसे ऑन करते हैं तो आपको एक टिक की आवाज़ आती है, तो आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई ही ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक उसका फ़िज़िकल एस्पेक्ट है कि उसको किस तरह का बनाया जाए। अब अगर लेट्स सी आपके पास इंटरफेस का साइज़ छोटा है लेकिन उस चीज़ में फंक्शनैलिटी ज़्यादा हैं, तो आपको बटन्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब बटन ज़्यादा होंगे क्योंकि फंक्शन ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, उन बटन्स का साइज़ छोटा हो जाएगा। अब बटन का साइज़ इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि आप उसे यूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो, ठीक है। जैसे आप पुराने दौर में जो वॉकमैन होते थे, वॉकमैन कहते हैं जैसे छोटी टेप रिकॉर्डर जो होता था जिसमें हम कैसेट डालते थे, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो ऊपर काफ़ी सारे बटन्स होते थे लेकिन वो काफ़ी छोटे साइज़ के होते थे, उनको यूज़ करने में कई बार प्रॉब्लम होती थी। तो एर्गोनॉमिक्स क्या करती है, ये रूल डिफ़ाइन करती है कि आपने फ़िज़िकल अपीयरेंस में किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एर्गोनॉमिक स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन आल्सो नाउन एज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब कि ह्यूमन की साइकी को समझते हुए कौन सी चीज़ किस तरह से फिज़िकली बेटर होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि अक्सर रूम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं उनके बटन्स जो हैं वो हमेशा डोर जो आपका एंट्रेंस डोर है उसके बिल्कुल साथ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रात को आप अंधेरे में अंदर एंटर होते हैं रूम के अंदर, तो अगर वो डोर के बिल्कुल साथ नहीं है तो आपको तलाश करने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, जिसमें आप ठोकर भी खा सकते हैं या कुछ भी नागवार पेश हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक एर्गोनॉमिक्स का रूल है, जो ह्यूमन को फैक्टर को समझते हुए हम उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बटन्स हैं उनको हम डोर के बिल्कुल करीब लगवाते हैं, ठीक है। और अक्सर आप देखेंगे कि जो लाइट्स होती हैं, रूम की लाइट्स जो होती हैं वो इतनी नीचे नहीं होती कि वो हमारी आँखों को धुंधला करें, मतलब हमारी आँखों में ज़्यादा रोशनी पड़े। वो इतनी ऊपर लगाई जाती हैं कि वो डायरेक्ट हमारी आँखों में उसकी रोशनी ना पड़े, ठीक है। तो ये भी एक एर्गोनॉमिक्स का एक ह्यूमन फैक्टर है जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए जो इंटरफेस है उसको डिज़ाइन करते हैं। But this can also be used to mean much of HCI. Okay, ergonomics good at defining standards and guidelines for constraining the way we design certain aspects of system. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि स्टैंडर्ड या गाइडलाइन बताती है कि अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना है, तो कौन से स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल्स एंड डिस्प्लेज। क्या मतलब है कि कंट्रोल्स और डिस्प्ले जो चीज़ है आपकी, उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो आपका सीलिंग फ़ैन है जो छत पे आपके लगा होता है, उसका जो रेगुलेटर होता है जिससे हम उसकी स्पीड ज़्यादा या कम करते हैं, हमेशा वो फ़ैन के बटन के साथ लगा होगा। क्यों? ये अरेंजमेंट है कंट्रोल की, ठीक है। अरेंजमेंट हम ऐसी क्यों किया है ताकि हमें मुश्किल ना हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई ये समझ जाए कि जो रेगुलेटर के साथ वाला बटन है ये फ़ैन का है, ठीक है।
और आम तौर पे रेगुलेटर हमेशा बोर्ड के लास्ट में लगाया जाता है। अब क्योंकि लास्ट में लगाया जाता है तो उसके राइट साइड पे, अगर वो राइट साइड पे लास्ट है तो उसके लेफ़्ट साइड पे जो फ़ौरन बटन होगा वो उसका होगा। अगर वो लेफ़्ट कॉर्नर पे है तो राइट साइड पे जो उसका बटन होगा वो फ़ैन का होगा। तो ये इजी हो जाता है इंसान के लिए, ठीक है। कंट्रोल्स ग्रुप अकॉर्डिंग टू फंक्शन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से उस बटन ने यूज़ होना है उसको उतना ही इजी लगाया जाता है, ठीक है। अगर तो कोई कंट्रोल या कोई बटन, कोई भी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा यूज़ होना हो तो उसको ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे वो इजी टू एक्सेस हो, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें, हमें दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू फंक्शन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, फंक्शन के लिहाज से, फंक्शन जो मैंने अभी आपको बता दिया कि पंखे का जो बटन है वो हमेशा रेगुलेटर के साथ लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका उसके साथ फंक्शन है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ और सिक्वेंशली या सीक्वेंस के लिहाज से लगाया जाता है। ओके, जैसे आप सिक्वेंशली की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप कभी मस्जिद वगैरह में जाएं तो जो सारे पंखे होते हैं उनके जो बटन्स होते हैं वो सीक्वेंस के लिहाज से लगाए जाते हैं, कि पहला बटन पहले पंखे का, दूसरा दूसरे का, एंड सो ऑन। सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हम जब एर्गोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी एग्जांपल क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट्स अडॉप्टेबल टू कोप विद ऑल साइज ऑफ यूज़र। एग्जांपल क्या दी है कि जब चेयर बनाई जाती है तो चेयर का साइज़ कम से कम इतना रखा जाता है कि अगर कोई भी उस पर बैठना चाहे, कोई भी यूज़र, वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो वो उसमें पूरा आ जाए, ठीक है। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स किस चीज़ को मद्देनज़र रखती है? हेल्थ इश्यूज़ को। हेल्थ इश्यूज़ में कौन सी आ जाती हैं? फिज़िकल पोजीशन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बोर्ड हैं वो ज़्यादातर इतने नीचे नहीं लगाए जाते कि कोई बच्चे वगैरह जो हैं वो उनको यूज़ कर सकें। किस वजह से? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, ठीक है, कि वो उसको, उनसे करंट ना लगे। इसी तरह हेल्थ इश्यूज़ में क्या आ जाता है? ये फिज़िकल पोजीशन, ये मैंने आपको बता दिया। इन्वायरमेंटल कंडीशन, अब जैसे कि अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप पानी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपके पास ये बोर्ड ऐसा पानी के करीब नहीं लगा होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशन के लिहाज से। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लाइटिंग, नॉइज़, ठीक है, उसके हिसाब से एर्गोनॉमिक्स हेल्थ इश्यूज़ को डील करती है। उसके बाद यूज़ ऑफ कलर, कौन सा कलर यूज़ किया जाए जो ह्यूमन को बेहतर लगे, उसके जो ब्रेन है वो उसके लिए रीज़नेबल हो, ठीक है। जैसे कि जो कलर ब्लाइंड हैं वो ब्लू के जो शेड्स हैं, ब्लू कलर है उसके शेड्स हैं, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो जो ब्लू कलर है उसकी लाइट, ठीक है, या उस कलर की चीज़ें आमतौर पे नहीं डिज़ाइन की जाती। आप कभी भी देखेंगे तो ब्लू कलर आपको इंटरफेस में बहुत कम नज़र आएगा। आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आँखों को इतना ज़्यादा आँखों के लिए कह लें कि कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। यूज़ ऑफ रेड फॉर वार्निंग, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि रेड जो है वो हम वार्निंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एर्गोनॉमिक्स ने हमें प्रोवाइड किया है, स्टैंडर्ड बता दिया है कि वार्निंग क्या है। आप देखते हैं कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो, विंडो हो, कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, हमेशा जो क्रॉस का बटन होता है वो रेड होता है। क्यों? वार्निंग के लिए। और कोई बटन रेड नहीं है। ये रेड क्यों होता है? वार्निंग के लिए कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चीज़ क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो रेड कलर वार्निंग के लिए, ग्रीन ओके के लिए। कभी भी आप देखें जो आपका सक्सेस का मैसेज होता है उसमें हमेशा ग्रीन कलर ज़रूर यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो सक्सेस का मैसेज होता है, कंप्यूटर में देख लें या कहीं भी, तो वो उसमें ग्रीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अवेयरनेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एक्स्ट्रा, और कलर ब्लाइंड जो लोग हैं उनकी एबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमें चीज़ों को
कलर को एडजस्ट करना चाहिए। आगे इंडस्ट्रियल इंटरफेस एंड क्या होता है, इसको आप स्किप कर दें, इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। ग्लास इंटरफेस, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन, ये आप छोड़ दें। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटरेक्शन स्टाइल। इंटरेक्शन स्टाइल का क्या मतलब है कि आप इंटरेक्ट किस वे से कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। अब हम स्पेसिफिक किस चीज़ पे आ गए हैं, कंप्यूटर पे, कि कंप्यूटर के इंटरेक्शन स्टाइल कौन कौन से हैं। ठीक है, डायलॉग, कंप्यूटर एंड यूज़र, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, डायलॉग क्या होता है, कंप्यूटर, यूज़र क्या है, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन क्या है। कॉमन इंटरेक्शन स्टाइल कौन कौन से हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यूज़, नेचुरल लैंग्वेज, क्वेश्चन आंसर एंड क्यूरी डायलॉग, फॉर्म फिल्स एंड स्प्रेडशीट, WIMP क्या है, विंडोज़, आइकन्स, मेन्यू, पॉइंटर। ठीक है, जिन इंटरफेस में ये चारों चीज़ें होती हैं उनको WIMP इंटरफेस कहते हैं। उसके बाद पॉइंट एंड क्लिक, और लास्ट वन क्या है, 3 डायमेंशनल इंटरफेसेस। तो चले हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। वे ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस क्या है आपके पास, आपने डॉस का तो पता होगा, डॉस किसे कहते हैं, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें तो इसको आप डॉस कहते हैं। ठीक है, इसको डॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। डॉस का क्या मतलब है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डॉस से हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी, अभी ये किस फोल्डर में है हमारे पास, कंट्रोल C में जाके, यूज़र्स में जाके, उमर नेम के फोल्डर में, हम इसको कहते हैं कि हमने G में जाना है, तो ये देखें G में आ गया। ठीक है, अब लेट्स सी हम G में चले जाते हैं, यहाँ पे हम एक टेस्ट, एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल बनाई जिसमें हमने टेस्ट लिखा, उसका नाम क्या रख दिया, टेस्ट। अब हम इसको अगर डॉस से ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं, कैसे, test.docx। तो ये देखें वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें आप कमांड्स देते हैं। अब लेट्स सी मैंने इसमें किसी फोल्डर में जाना है, लेट्स सी मैंने यूज़र के फोल्डर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, CD यूज़र, तो ये देखें यूज़र में आ गया। ठीक है, यूज़र फोल्डर में आ गया। अगर मैं CD कोई भी दूसरा नाम देता हूँ जो फोल्डर नहीं है तो ये एरर देगा, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ। ठीक है, तो CD का क्या मतलब है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये कमांड्स हैं आपके पास, जैसे CD मैंने यूज़ किया, ये क्या है, ये कमांड है आपके पास। तो कमांड लाइन इंटरफेस ये है आपका। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली, वही चीज़ है, इसमें हम फंक्शन कीज़ भी यूज़ कर लेते हैं, सिंगल करैक्टर भी यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशन भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ किया था CD। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी के लिए। होल वर्ड्स, पूरे वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, और एक कम्बिनेशन, जैसे हम यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। सूटेबल फॉर रिपीटेटिव टास्क, जो काम हम ज़्यादा बार कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। हम यहीं से कमांड्स के थ्रू फ़ौरन उसे कर सकते हैं, इसमें हमारा काम जो टाइम जो है वो बच जाएगा। ऑफ कोर्स जो पर्सन इसको नहीं चलाना जानता उसके लिए स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर रिपीटेटिव टास्क के लिए डॉस को यूज़ किया जाए कमांड लाइन इंटरफेस को, तो ये बहुत इजी होता है आपके लिए। बेटर फॉर एक्सपर्ट देन नोविस यूज़र किसे कहते हैं, जो नया यूज़र हो। ऑफर डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम फंक्शनैलिटी, सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए डायरेक्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कमांड नेम्स एब्रीविएशन शुड बी मीनिंगफुल, कमांड नेम जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, होती भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी CD कहा था, CD से चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद है मेन्यूज, सेट ऑफ ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। मेन्यू किसे कहते हैं, आपके पास टॉप पे, स्क्रीन के टॉप पे ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं,
उसको जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास ड्रॉप डाउन टाइप आ जाती हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं। ऑप्शन विजिबल, वहाँ पे हमें ऑप्शन, अब इसको उन्होंने कंपेयर किया हुआ है ऑप्शन विजिबल वाले पॉइंट को किस से, कमांड लाइन इंटरफेस से। इसका क्या मतलब है कि कमांड लाइन इंटरफेस में हमें जो कमांड्स हैं वो सारी याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन विजिबल होती हैं। लेट्स रिकॉल, हमें याद कम करना पड़ता है, ठीक है, मतलब हमें याद नहीं करना पड़ता यार क्या कमांड लगानी है, क्योंकि वहाँ ऊपर मेन्यू में पहले से ही चीज़ें दी होती हैं, हमने जस्ट क्लिक करना होता है, तो आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता इतना। रिलाई ऑन रिकग्निशन, क्या मतलब है कि आप देख के पहचान जाते हैं। अगर आप देख के फंक्शन को नहीं पहचानते तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो रिलाई का क्या मतलब है, ये डिपेंड करती है ऑन रिकग्निशन कि हम किसी जो मेन्यू में ऑप्शंस दी हुई हैं उसको रिकग्नाइज़ कर लें। रिकग्नाइज़ करके हम बताते हैं फिर कि ये इसके ये फंक्शनलिटी है, इसकी ये फंक्शनलिटी है, ठीक है। सो नेम शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होंगे तो हम उसको रिकग्नाइज़ कर सकेंगे। सिलेक्शन बाय नंबर्स, लेटर्स, एरो कीज़, माउस या इनका कम्बिनेशन, ठीक है। जो आपके पास मेन्यूज़ होते हैं उनके ऑप्शन को आप नंबर्स के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू, एरो कीज़ के थ्रू या माउस के थ्रू, या इनका कम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है। ऑफन ऑप्शंस हायरार्की ग्रुप्ड, हायरार्किकली ग्रुप्ड, क्या मतलब है कि बहुत सारी ऑप्शंस हायरार्किकली ग्रुप की होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप एक मेन्यू खोलते हैं, ठीक है, और उस मेन्यू में से फर्दर एक और मेन्यू निकल आता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं VLC की, VLC तो हर किसी को पता है, ठीक है। इसका अगर टूल्स ओपन करते हैं, लेट्स सी वीडियो, अब ये देखें, अब ये एक मेन्यू है ऑडियो में मैं ऑडियो डिवाइस पे गया हूँ तो आगे फर्दर एक और मेन्यू मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हायरार्किकली ग्रुप है। हायरार्की किसे कहते हैं, हायरार्की कहते हैं सम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, फिर उसके चाइल्ड्स ही हैं, ठीक है, तो ये हायरार्किकली ग्रुप्ड हैं। हायरार्की का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास हायरार्किकली ग्रुप्ड होते हैं। सेंसिबल ग्रुपिंग इज़ नीडेड, सेंसिबल ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि जो आपस में रिलेटेड हैं उन्हीं की ही ग्रुपिंग की जाए। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ फुल WIMP सिस्टम, WIMP सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें विंडोज़ भी होती हैं, आइकन्स भी होते हैं, मेन्यू भी होते हैं और पॉइंटर भी होते हैं। इसमें सिर्फ जो मेन्यू सिस्टम है उसमें सिर्फ मेन्यूज़ होते हैं और कुछ नहीं होता। तो देखें ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म कि इसमें सिर्फ ये M वाला पॉइंट है, सिर्फ मेन्यू है, WI और P नहीं है, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है WIMP की। और जो WIMP है वो मेन्यू की एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्योंकि मेन्यू भी उसमें यूज़ होता है और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज वही चीज़ है कि आप खुद से बोल के इंग्लिश में अगर कोई चीज़ उसको बोलना चाहें, ठीक है। जैसे आपका विंडोज़ का है कोर्टाना, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, या आपके पास इस गूगल का है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। फैमिलियर टू यूज़र, यूज़र के लिए फैमिलियर है क्योंकि हमें इंग्लिश एज़ कम सच हमें ज़्यादा बेहतर आती है एज़ कम्पेयर टू कि हम खुद फंक्शनलिटी ढूंढें और फिर उसको ओपन करें। स्पीच रिकॉग्निशन और टाइप्ड नेचुरल लैंग्वेज, स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब हम कुछ बोलते हैं हम उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, ये भी हो सकता है, या फिर हम कुछ नेचुरल लैंग्वेज हमने टाइप की हो और वो उसको समझे। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, वेग, एम्बिगस एंड हार्ड टू डू वेल। वेग का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हों, जब बहुत सारे वर्ड्स हों तो उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो, ठीक है। एम्बिगस क्या है कि एक चीज़ आप जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उस काम के लिए वो वर्ड यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो एम्बिगस वर्ड है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हार्ड टू डू वेल, कि नेचुरल लैंग्वेज का जो इंटरफेस है
वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है अप्लाई करना, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर ह्यूमन तो नहीं है, ठीक है। तो वो एज सच आपकी हर बात को समझ नहीं सकता, वो कभी कभी गलती करता है इसमें, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ए सबसेट का क्या मतलब है। वेग क्या था कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो कहता है कि हम उसको सिर्फ सेट कर लें सिस्टम को एक सबसेट पे, सारे वर्ड्स ना उसको सिखाएं, सिर्फ कुछ सबसेट पे उसको एडजस्ट कर लें। पिक ऑन कीवर्ड्स, उसके बाद क्या है कि जो सिस्टम आपका है वो वर्किंग करे किसकी बेस पे। लेट्स सी मैं अगर कोई कमांड देता हूँ सिस्टम को बोल के, तो वो क्या करे, उसमें से जो मेन वर्ड्स उसको समझ आए हैं उनकी बेस पे प्रोसेस कर ले, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। लेट्स सी मैं इस बारे में ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नेचुरल लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स कौन से हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद है क्यूरी इंटरफेस। क्यूरी इंटरफेस वही है कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ सिस्टम को आप कोई क्वेश्चन देते हैं और वो उसका आंसर करता है। अच्छा, अब वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है जो उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी है आपके पास, ठीक है। यूजर लेड थ्रू इंटरेक्शन वाया सीरीज ऑफ क्वेश्चंस सूटेबल फॉर नॉइस यूजर्स बट रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी, ठीक है। सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो सिस्टम में अवेलेबल हैं। ऑफन यूज्ड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है। उसके बाद है इसकी एक एग्जांपल है क्यूरी लैंग्वेजेस, जैसे एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप सेलेक्ट, स्टैटिक और इस तरह की क्यूरीज, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के लिए। तो ये भी क्यूरी इंटरफेस है आपके पास, ठीक है। फॉर्म फिल इंटरफेस, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप हर जगह पे करते हैं। स्प्रेडशीट भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन है किसकी, फॉर्म फिलिंग इंटरफेस की। फॉर्म फिलिंग इंटरफेस में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स दिए होते हैं ना, जिनमें आप नेम, जेंडर और ये चीज़ें लिखते हैं। तो अब उसमें टेक्स्ट बॉक्स थोड़े से होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं स्प्रेडशीट्स में, ठीक है। उसमें आप फार्मूलाज नहीं लगा सकते, इसमें आप फार्मूलाज पुट कर सकते हैं। तो ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। ग्रिड सेल कंटेन वैल्यू और फार्मूला कैन इन्वॉल्व वैल्यू ऑफ अदर सेल्स, दूसरे सेल्स की वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उसमें फार्मूला लगा के दूसरे जो आपके पास सेल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सम वगैरह करते हैं। यूज़र कैन एंटर एंड अल्टर डाटा स्प्रेडशीट मेंटेन कंसिस्टेंसी, क्या मतलब है कि अगर आप डाटा उसमें एंटर करते हैं, उसको सेव कर देते हैं, तो दोबारा जब भी उसको ओपन करेंगे वो डाटा उसमें पड़ा होगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉर्म फिलिंग में जाएं तो आप एक बार डाटा करके पेज को रीलोड करेंगे तो वो डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है WIMP इंटरफेस, विंडोज़ आइकन मेन्यूज़ पॉइंटर, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी विंडोज़ होती हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं और पॉइंटर। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइकन क्या होते हैं, विंडोज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ आपके पास ओपन है ये एक विंडो है, ठीक है। अब इसको मैं अगर मिनिमाइज़ कर दूं तो ये जो VLC एक ओपन हुआ है ये एक अलग से विंडो है, ठीक है। तो हर ये जो आपके पास फॉर्म टाइप जो ओपन हुआ है इसको हम एक विंडो कहते हैं, ठीक है। विंडोज़ मेन्यूज़ आपको पता चल गए हैं, ये आपके पास इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे मेन्यूज़ हैं, ठीक है। और पॉइंटर क्या है, ये जो आपके पास माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस का क्या मतलब है कि इसमें हम कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं लिखते, कोई काम नहीं करते, जस्ट क्या करते हैं, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये हम पॉइंट करते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे और सिर्फ क्लिक कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाती है। जैसे मल्टीमीडिया में, वेब ब्राउज़र में और हाइपरटेक्स्ट में। हाइपरटेक्स्ट किसे कहते हैं, कोई लिंक हो, लिंक पे आप जस्ट क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाती है खुद ब खुद। इसी तरह ही है मल्टीमीडिया में भी, इसी तरह ही है, ठीक है। आप जस्ट क्लिक करते हैं तो वीडियो पॉज हो जाती है, क्लिक करते हैं वीडियो दोबारा से प्ले हो जाती है। जस्ट क्लिक समथिंग, आइकन, टेक्स्ट, लिंक्स और लोकेशन ऑन मैप, ठीक है।
मिनिमल टाइपिंग का क्या मतलब है कि पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस में आपके पास जो टाइपिंग है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, थ्री डायमेंशनल इंटरफेस। वो इंटरफेस जिनको आपको आमतौर पे जो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो इस तरह की होती है जैसे वो 3D टाइप हैं, जैसे ये बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो 3D इंटरफेस जस्ट यही है इनकी। ये जो भी आपको दी हुई है एक्सप्लेनेशन, या पढ़ लीजिएगा अगर इसमें से कोई समझ नहीं आती तो बुक में से टॉपिक देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका होगा एलिमेंट्स ऑफ WIMP इंटरफेस। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़, पॉइंटर। इसमें बटन्स भी यूज़ होते हैं आपके पास, टूल बार्स भी यूज़ होते हैं, पैलेट्स भी यूज़ होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस भी यूज़ होते हैं। तो आज हम विंडोज़, आइकन, मेन्यूज़ और पॉइंटर पढ़ लेते हैं। बटन्स, टूल बार, पैलेट, डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। विंडोज़ क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपके पास एरिया ऑफ स्क्रीन दैट बिहेव एज इफ़ दे वर इंडिपेंडेंट। अब ये देखें कि ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं भी इधर उधर, इससे इसको यूज़ करने से बाकी कंप्यूटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक क्या है, विंडो, ठीक है। कैन कंटेन टेक्स्ट और ग्राफिक। एक विंडो में टेक्स्ट और ग्राफिक भी हो सकते हैं। कैन मूव और रीसाइज, जैसे मैंने इसको मूव किया है, रीसाइज किया है, ठीक है। कैन ओवरलैप एंड ऑब्सक्योर ईच अदर। ओवरलैप का क्या मतलब है, एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं। अगर मैं इसको मिनिमल करता हूँ तो ये देखें ये किसके ऊपर है, VLC की विंडोज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रही है। ऑब्सक्योर का क्या मतलब है कि देखें मैंने अब अगर इसको यहाँ पे किया है तो VLC का ये आइकन छुप गया है। तो ऑब्सक्योर का क्या मतलब है कि इस विंडो ने, ये जो पावर पॉइंट की विंडो है, इसने VLC की विंडो को ऑब्सक्योर किया हुआ है, छुपा लिया हुआ है, ठीक है। और कैन बी लेड आउट नेक्स्ट टू वन अनदर। वन अनदर का क्या मतलब है कि एक दूसरे के एक साइड पे भी यूज़ हो सकती हैं। जैसे देखें साइड बाय साइड यूज़ हो रही हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार इसमें होते हैं। स्क्रॉल बार्स का आपको पता है क्या होते हैं, ये जो आपके पास साइड पे स्क्रॉल करने के लिए एरिया दिया है इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। टाइटल बार क्या होता है, ये आपके पास टाइटल बार आपको ऊपर नज़र आ रहा है, E3 चैप्टर 3 कंपैटिबिलिटी मोड पावर पॉइंट। तो ये आपके पास जो ऊपर नेम आ रहा होता है हर विंडो का, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। अगर आप इसको देखें तो ये देखें इसके ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, टाइटल बार। नेक्स्ट वन है आपके पास आइकन। आइकन क्या है, आइकन का आपको पता है, जैसे सेव के ऊपर एक शक्ल बनी हुई है, ठीक है, एक पिक्चर बनी हुई है, इसको हम आइकन कहते हैं। पेस्ट की एक स्पेसिफिक पिक्चर है, तो इस सेव की ऐसा आइकन दे के फ़ौरन आपको समझ आ जाती है कि इसका मकसद क्या है। स्मॉल पिक्चर इमेज रिप्रेजेंट सम ऑब्जेक्ट इन इंटरफेस, ऑफन ए विंडो और एक्शन। या तो ये किसी एक्शन को बता रहा होता है कि एक्शन के लिए होता है, या फिर किसी नेक्स्ट विंडो के लिए। विंडो कैन क्लोज डाउन। आइकनाइज्ड का क्या मतलब है, देखें मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो ये इसका सिर्फ आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आइकनाइज्ड हो गई है, ठीक है। विंडो बंद हो गई है और इसका सिर्फ आइकन शो हो रहा है, ठीक है। स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, मैनी एक्सेसिबल विंडोज़। ये देखें कि कितनी विंडोज़ मैं इनको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, किसके थ्रू, उनके आइकन्स के थ्रू। आइकन कैन बी मैनी और वेरियस। हाईली स्टाइलाइज्ड एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रियलिस्टिक टाइप बनाया होता है। अब जैसे ये पावर पॉइंट को ही देख लें, इसका जो हमारे पास आइकन है, ठीक है, वो बुक टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम चीज़ें थ्योरी टाइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर पॉइंटर्स का आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन्यूज़ का भी आपको पता है, चॉइस ऑफ ऑपरेशन और सर्विस ऑफर्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये आपके पास मेन्यूज़ हैं। रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट विद पॉइंटर, पॉइंटर के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, टेक ए लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जब आपके पास ये मेन्यू ओपन होता है तो स्क्रीन की बहुत सारी स्पेस, या फिर ये जो ऊपर मेन्यू यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत सारी स्पेस आपकी स्क्रीन की ले लेता है, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है, पॉपअप मेन्यू, ठीक है। वो सिर्फ तब ही अपीयर होता है
जब हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं इस यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ये जो चीज़ें, ये जो हमारे पास मेन्यू शो हुआ है, इसको हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू, ठीक है। अगर यही सारी ऑप्शंस भी यहाँ पे दी जाएँ तो स्क्रीन का सारा हिस्सा तो इन्हीं से ही भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सलूशन क्या है, पॉपअप मेन्यू। नेक्स्ट वन आपका है काइंड्स ऑफ मेन्यूज़। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।